that is provided within the Google class, Google. So I am using, as you know that I'm most of the time I'm using AglaSam. I recommend you also too. So here I am going through the notes, proper notes. These are the shortcut notes and not meant for the revision purpose, not meant for the whole purpose, but for revision purpose. So first of all, we will start with the solid. Okay. The very first point that you know basics. तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होती है. नंबर 1 पॉइंट, दे आर रिजिड, हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी, and there is a close packing. Okay. Apart from that, the intermolecular forces are very strong. So these are the few points. So solids are substances with the definite volume, definite shape. They are rigid. They have high density. They are least compressible, and the particles, that means particles, are attached with the particles like this way, and the particle pattern is very close, so that the particle pattern is very close, and so that क्या भाई हमारे पास यहाँ पे क्लोज पैकिंग का पैटर्न हमारे पास है, और इसमें क्या जो पार्टिकल पार्टिकल फोर्स है वो क्या है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग पार्टिकल फोर्सेस. यू नो दैट अगर हम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो सॉलिड्स में मैक्सिमम, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे मिनिमम गैस में. और हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सबसे कम कहाँ पे, सॉलिड में. ऐसा क्यों भाई, सबसे कम सॉलिड में क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्या है, रिजिड हैं, hence they are not able to move back and forth. Okay, that's why we can say their kinetic is very least, whereas gaseous molecules are free to move. If we classify solids, we classify into two categories. Number 1 is called crystalline, and number 2 is called amorphous. Okay, crystalline की shape जो है वो definite होती है, मतलब रेगुलर होती है. ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, और इनको बोलते हैं यहाँ पे ट्रू सॉलिड्स. ठीक है. एमॉर्फस मतलब वुड फॉर्म, एमॉर्फस. ओके, एमॉर्फस मतलब विदाउट एनी रेगुलर फॉर्म, मतलब दे आर इंडेफिनिट इन शेप. ओके, एंड दे आर कॉल्ड सीडो सॉलिड. सीडो मीन्स फॉल्स. अब जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे के क्रिस्टलाइन है. और एमॉर्फस में जैसे रबड़ आपका, प्लास्टिक, wood powder, there are also amorphous solids. Let us have a difference. So number 1 point is that there is definite arrangement and there is not definite arrangement, it's irregular. They are called true solids, they are called pseudo solids, and they are also called super cooled liquid. ये point याद रखना, they are also called super cooled liquid. What this means, for example मैं बात करता हूँ ग्लास की. ठीक है, तो ग्लास में क्या होता है भाई, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ SiO2 यूनिट. ठीक है, तो SiO2 यूनिट जो हमारे पास ग्लास का है, कंपोजिशन यहाँ पे है. तो आपको पता है अगर ग्लास को मेल्ट किया जाए तो ये क्या करेगा, ये फ्लूइड की तरह फ्लो करता है. या प्लास्टिक को मेल्ट किया जाए, या पॉलीथीन को मेल्ट किया जाए, तो जब वो मेल्ट करते हैं तो व्हाट दे डू, दे just flow like fluid. That means these are the super cooled liquids. So when they melted out, they act like the property of liquid. They show fluidity. That's why they are called super cooled liquids. Number second point that we have to say कि अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्डर्स की, तो इनको कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, स्टेबल होते हैं. और ये हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, अनस्टेबल होते हैं. दे आर एन आइसोट्रॉपिक. ये बड़ी बार पूछा जाता है व्हाट इज एन आइसोट्रॉपिक, तो मैं आपको बता दूं. देखो, अगर मान लो एक सब्सटेंस है, इस तरह से सब्सटेंस है, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया, इसको इक्वल हाफ में डिवाइड किया, मान लो कहीं से भी एंगल से. यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
लेट्स से 1 है, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से 2 है, ठीक है। तो मतलब जब हमने इसको हाफ में किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है ना, और ये जो इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो व्हेन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और अनदर प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी हमारे पास है, जैसे यहाँ पे मान लो मेल्टिंग पॉइंट और ये मेल्टिंग पॉइंट लेट्स से कुछ डिफरेंट है, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल, दैट्स इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक। बट अगर एक सब्सटेंस की हर डायरेक्शन में, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है, तो अगर हर डायरेक्शन में सेम है प्रॉपर्टीज को बोलते हैं आइसोट्रोपिक। सो रिमेंबर, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो है दे आर एन आइसोट्रोपिक। एमॉर्फस के होते हैं भाई, दे आर आइसोट्रोपिक। उसके बाद अगर हम देखो देता हूं, उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट सपोज 150 डिग्री सेल्सियस है, एक और सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 40 टू 150 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, दिस वैल्यू इज फिक्स्ड, और ये वैल्यू क्या है, रेंज में है। मतलब जैसे आप पॉलीथीन की बात करते हो, सपोज वो 20 पे भी जलता है और 40 तक जलता है, 40 पे उसकी कंप्लीट जल जाता है और 20 से स्टार्ट होता हूँ। बट अगर मैं NaCl की बात करूं तो इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो मेल्ट करेगा, वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा। तो अगर किसी का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, तो उसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दैट मींस दे हैव फिक्स्ड वैल्यू। बट जितने भी आपके एमॉर्फस हैं, दे डू नॉट हैव अ fixed value and their temperature is in a range. Next point, when we cut a solid via a knife, so if it is cut into two parts, each half is plane, जो मतलब यहाँ पे कट सेक्शन होगी इसकी, ये बिल्कुल क्या है, प्लेन है, मतलब क्लियर है, स्मूथ है, तो ये होगा आपका क्रिस्टलाइन। बट जब अगर हमारे पास सेक्शन सपोज जैसे ऐसे कटी हो, हमारे पास रफ हो, क्रिस्टलाइन, तो आपने यही देखना यहाँ पे। और ये भी बता दूं आपको कि हमारे पास जो सॉलिड्स टू हैं वो आपके क्रिस्टलाइन ही हैं। एमॉर्फस कौन से भाई, हमारे पास सीडो सॉलिड है, इनको सीडो सॉलिड, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और इसका रेंज में होता है, मतलब डू नॉट शो एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। So this is the first, that is difference between crystalline and amorphous solid. तो पहला पॉइंट आपको ये भाई कि सॉलिड की डेफिनेशन की, उसके बाद डिफरेंस किया क्रिस्टलाइन और किसमें, एमॉर्फस में। फिर एमॉर्फस को क्लासिफाई किया गया में सॉलिड, कोवेलेंट को बोलेंगे कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूल को बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, और जो मेटालिक हैं उनको बोलेंगे मेटालिक सॉलिड्स। तो मतलब दैट वी कैन से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अगर कंपाउंड में आयंस हैं तो आयनिक सॉलिड, ठीक है। अगर कंपाउंड्स में एटम्स हैं तो कोवेलेंट सॉलिड, अगर कंपाउंड में, ठीक है, इसको कर्नल कहा जाता है। और ये कर्नल जो है इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इसके सराउंडिंग में मान लो अगर ये कर्नल है पॉजिटिव चार्ज, तो इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से, और इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, they are called mobile electrons, or they are also called the stream of the gas particles which are electronic, which are charged one. दूसरी बात अगर बात करें यहाँ पे, तो you know that the ions are held together by the electrostatic force of attractions, or we can say Coulombic forces. Covalent compounds atoms are combined by the covalent bond which is formed by mutual sharing.
मॉलिक्यूल्स में आपको पहले कहा था मैंने कि मॉलिक्यूल में क्या होती है भी, तो मॉलिक्यूल में वंडर वाल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो कोवेलेंट है वो एटम के बीच में होती है और आयनिक होती है किसमें, आयन के बीच में, ये एटम के बीच में। मेटालिक में क्या भी, मेटल मेटल के बीच में, उसको मेटल मेटल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये सारे कंपाउंड हमारे पास हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे सारे के सारे एनी कंपाउंड, जैसे आपका NaCl, जैसे आपका KCl, जैसे आपका CaF2 है, तो मतलब शेप रेगुलर नहीं होगी, शेप इज इरेगुलर, SiO, ठीक है। तो इस तरह से ये लिंक करेगा, मतलब देयर इज नो पैटर्न। बट अगर वो वर्ड्स है, इफ इट इज वर्ड्स, देन व्हाट विल बी शेप, इट विल बी शेप इज डेफिनेट शेप। अब इसकी शेप होगी डेफिनेट होगी। तो अरेंजमेंट कैसे होगा भाई, आप कोर्स में देखो, अगर ये मान के चलो कि आपका SO2 है, तो मैंने ऐसे बनाया SO2, देन अगेन सिलिकॉन, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके बाद सल्फर, तो बना एक हेक्सागन शेप। फिर इसके साथ सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन, इधर सिलिकॉन, ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे भाई आपके क्या बनेंगे, हेक्सागोनल पैटर्न बनेंगे। This is hexagon pattern, and this geometry is said to be regular one. So remember, this is geometry of quartz, and when we say glass, glass is regular. That's why glass is amorphous, and this is crystalline. So you are asked that both glass and quartz contain SiO2 unit, but glass is amorphous and quartz is crystalline. Why? So what should be answer? The geometry is irregular here, and the geometry is regular here. You can draw geometry and show that it is why so. अब ये molecule की बात करें, water in the form of ice is also solid, which is said to be molecular solid. And you know that ice में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा भाई, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसको ड्राई क्लाइड कहते हैं, इसको ड्राई आइस कहते हैं, तो ये भी हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसमें भी वन वाल फोर्सेस होते हैं। तो मेटल में जैसे कॉपर, आयरन, ये भी मेटल हमारे पास है, एल्यूमिनियम, जिंक एक्स्ट्रा, तो इनके सब में क्या होती है हमारे पास, दे हैव द मेटालिक वी कैन से सॉलिड्स। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल सी इलेक्ट्रिक करंट पास होने की, ऑल ऑफ यू नो दैट कि कोई भी अगर आयनिक कंपाउंड है, जैसे KCl है, तो सॉलिड स्टेट में ये करंट कैरी नहीं करता। इट कैरीज करंट इन आइदर इन एक्वस मीडियम, या फिर मोल्टन स्टेट में या फ्यूज स्टेट में ये करंट कैरी करते हैं, ठीक है। अगर बात करें कोवेलेंट कंपाउंड में, तो आपके ग्रेफाइट को छोड़ के सारे के सारे क्या है, दे आर नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। अगर हम बात करें मेटालिक में, तो दे आर आल्सो इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टर्स। और अगर हम बात करें मेटालिक की, you know that metals are good conductor, and you know that copper is one being, aluminum is one being, which are mostly used, so they are good conductors. So this is all about. Next is about melting point. So melting point of the ionic compound is always higher than the covalent compound. Yes, बताइए। जी बताइए। सर आप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फिर से रिपीट करा सकते हो? देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, जब हमारे पास वंडर वाल फोर्सेस हों, ठीक है। अब मैंने कहा वाटर क्या भाई, आइस, और इसमें आपको पता है आइस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये रही भाई एक मतलब ये मान लो आपका वाटर मॉलिक्यूल, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिखता हूँ, लेट्स से मैं इसको लिख देता हूँ, ये वाटर मॉलिक्यूल एक, ये हो गया एक वाटर मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में वंडर वाल फोर्स है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वंडर वाल फोर्स। ऐसे आपका CO2 है, वहां पे भी होती है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताना चाहता हूँ। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक पोलर, दूसरे नॉन पोलर, तीसरे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड, HB लिख देता हूँ। पोलर जैसे आपका भी पोलर है, लेट्स से HCl, इट इज पोलर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और ये भी क्या सॉलिड स्टेट में, दिस इज पोलर। नॉन पोलर से कार्बन डाइऑक्साइड, यू नो इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एंड ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन I2, ठीक है, II2 के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, II2 के मॉलिक्यूल जुड़े, ठीक है, ये भी मॉलिक्यूलर है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे आपका आइस हो गया, तो ये 3 प्रकार के आते हैं, पोलर, नॉन पोलर,
hydrogen bonded. ठीक है, तो this is molecular solid. They consist of molecule, and in case of molecule, there is molecule bonding, and when the molecule bonding, it's a type of called van der Waal bonding. And you know that कि सबसे strong कौन सी आती है आपके पास, मतलब अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद आती है आपकी मेटालिक बॉन्ड, और सबसे वीक कौन सी आती है van der Waal फोर्सेस में। और van der Waal फोर्स में भी सबसे स्ट्रांग कौन सी होती है, तो van der Waal फोर्सेस में सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको बोलते हैं डाइपोल बॉन्ड, उसके बाद आपके फर्दर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो दी है आपकी वीक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड कहाँ होते हैं भी, तो van der Waal फोर्सेस को ही बोलते हैं वीक बॉन्ड। भाई आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो भी हमें यहाँ पे ब्रैग्स क्वेश्चन को नहीं करना डिस्कस, सो डू नॉट we can say read Bragg's question, but you have to remember Bragg's question. So Bragg's question is basically used to study crystal, ठीक है, क्रिस्टल को पढ़ने का माध्यम, ठीक है, और क्रिस्टल की स्टडी को बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी is the branch of study of crystal property, crystal preparation, and all other things. Okay, so here Bragg's, ये मतलब दोनों ब्रैग्स के नाम से हैं, एक तो फादर है ब्रैग्स, उसी का सन है, दोनों ब्रैग्स हैं, देयर आर टू ब्रैग्स। ओके, तो दे हैव गिवन इक्वेशन, एंड व्हाट इज इक्वेशन, they have given equation, and according to equation it is n lambda is equal to 2d sin theta, ठीक है, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। और n क्या यहाँ पे, it is order of diffraction। ओके, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, अगर n की वैल्यू 2 इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफ्रेक्शन। और यहाँ पे लैम्डा क्या, भी तो वेवलेंथ हमारे पास है, थीटा यहाँ पे जितना भी होगा उतना हम कर सकते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन आपका न्यूमेरिकल बन सकता है कि आपने यहाँ से निकालना ये, तो ये आपको कैलकुलेशन करने के काम आता है। दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स क्वेश्चन, ओनली सिंपल, सो इट इज यूज्ड टू स्टडी क्रिस्टलोग्राफी। ओके, नंबर सेकंड, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। ओके, आल्सो पैरामीटर्स गिवन हियर, दीस आर पैरामीटर्स। अब भाई नेक्स्ट बात करते हैं, देखो भाई जब भी हम कोई भी सॉलिड पढ़ते हैं तो बेसिकली हम सॉलिड क्या पढ़ते हैं, ट्रू सॉलिड, मतलब हम क्रिस्टल पढ़ते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल किसका बना होता है, क्रिस्टल बना होता है यूनिट सेल का। मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि क्रिस्टल क्या है, आपको समझ आया, तो मतलब when bricks are joined in different directions they give a proper wall। और जब दो बीच के में जो वॉल है, जो वॉल के जो बीच में स्पेस, उसको बोलते हैं लैटिस वी कैन से स्पेस, अंडरस्टैंड, इसको बोलते हैं लैटिस स्पेस। तो मतलब ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर मान लो कि एक यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल कंबाइन इन डिफरेंट डायरेक्शन, दे फॉर्म like unit cell is here one unit monomer, but crystal is a like many unit polymer. So when we arrange different unit cell in different directions, okay, in different direction, and we repeat the pattern, this repetitive pattern of the unit cell in a different direction gives us what we called as crystal, उसी को बोलते हैं crystal। तो यहाँ पे ये लिखा है कि this is the smallest geometrical portion of the crystal lattice सर that can be लेटिस क्या होता repeated है? लैटिस स्पेस। जैसे मान लो ये हमारे प्रिमिटिव, इसको मैं नाम लिख देता हूँ। प्रिमिटिव आते हैं हमारे पास, अगर बात करें तो ये आते हैं हमारे पास कितने, 5 टाइप्स के, हम यहाँ पे 3 पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये प्रिमिटिव क्या होते हैं, आपको सिंपल बता दूं, मैंने कहा कि ये आपका सपोज एक यूनिट सेल है, जैसे यहाँ पे बताया उन्होंने, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं, देखो भी एक क्यूबाइड की खासियत क्या होती है, ये आपका क्यूबाइड है, तो मुझे बताओ इस क्यूबाइड में कितने फेस होते हैं, एक बात। नंबर 2, कितने एज होते हैं, ठीक है। और नंबर 3, कितने एंड होते हैं,
और नंबर 4 कितने कॉर्नर होते हैं? तो भाई पहले ये बताओ। सो अगर आपके पास बुक है सामने, तो बुक को आप देखिएगा बुक है, ये कुछ भी ब्रिक मान लो, सपोज यू हैव ब्रिक। तो बुक का जो फ्रंट है, ठीक है, एक फ्रंट एक बैक faces. फेस, अच्छा 2 हो गए वो। अच्छा 2 आपके लेफ्ट राइट भी फेस है, 4 हो गए। एक आपका टॉप डाउन भी है, तो टोटल फेस कितने हो गए? 6 हो गए भाई। ठीक है, ये आप समझ लो कि टोटल 6 फेस है। एज कितने भाई आपको, आप देखो 4 ऊपर एज है, 4 नीचे है, 8 हो गए। और साइड पे 4 हो गए भाई, कितने? 12 एज हो गए, काउंट करो। ठीक है ना, एज समझते हो ना, एज कैसे पूरा एज होता है कंप्लीट, जैसे बुक का पूरा एक कंप्लीट पोर्शन, ठीक है, एज बोलते हैं। जैसे आपने देखा बैट का एज होता है, पूरा एज बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड कितने भाई? तो एंड कहीं से भी देखो, राइट फ्रंट 2, अप डाउन 2, लेफ्ट राइट 2, तो एंड कितने? 2 है। तो कॉर्नर कितने भाई? तो कॉर्नर मतलब ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉर्नर। पहली बात आपको याद रखनी। सो रिमेंबर द फेसेस आर 6, एज आर 12, एंड आर 2 एंड कॉर्नर 8। तो यहाँ पे ये कॉर्नर है, मैं इनको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर। एज कहाँ पे भाई? तो एज को बता देता हूँ मैं। देखो भाई, एक एज पूरा, ये 2 एज, ये 3 एज, 4 5, इस तरह से एज हो गए। अच्छा भाई फेस कहाँ पे भाई? ये फ्रंट वाला 1, ये बैक वाला 2, ये 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। और एंड कहाँ पे भाई? अगर एक एंड ये, तो एक यहाँ पे 2 एंड है, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा था यूनिट सेल है 2 प्रकार के, एक कहा था मैंने प्रिमिटिव, दूसरा कहा था मैंने नॉन प्रिमिटिव। अगर पार्टिकल, ओके, अगर पार्टिकल खाली कॉर्नर पे है, ध्यान से देखना भाई यहाँ पे, तो इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव सेल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो ब्लैक तरह के स्पॉट है यहाँ पे, वी हैव सीन हियर, these are the particles and they are only at corners, so this is called primitive cell. बट अगर पार्टिकल कॉर्नर पे भी हैं प्लस अदर साइड पे, अदर साइड मतलब जैसे फेस पे होंगे, या फिर आपके एंड पे होंगे, या फिर एज पे होंगे, या फिर मतलब मान लो कहीं और होंगे, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल। अंडरस्टैंड? सो व्हेन द पार्टिकल्स are only present at the corner, it is called primitive cell. But when the particles are present other than the corner, like here, यहाँ पे पार्टिकल कॉर्नर पे भी है और फेस पे भी है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव। और जब पार्टिकल कॉर्नर प्लस फेस पे हो, उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड सेल, ठीक है। एक बात, जब पार्टिकल हमारे पास कॉर्नर प्लस कॉर्नर, तो कॉर्नर पे भी हो और बॉडी में भी हो, जैसे यहाँ पे ये पूरी क्रिस्टल की बॉडी है, ये पार्टिकल बॉडी में है और ये पार्टिकल कॉर्नर पे है, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल। जब पार्टिकल एंड हो, जैसे यहाँ पे इसने 2 एंड लिए हैं, सो आई हैव टेकन हैव दिस एंड एंड दिस एंड, सो व्हेन पार्टिकल्स आर एट कॉर्नर्स as well as at end, it is called end centered cell. और आपको बता दूं, एज थोड़ा सा हम दिखा नहीं सकते क्योंकि एज में 3D आएगा, सो यहाँ पे एज की बात नहीं कर रहे। तो मतलब ये हो गया आपका कि अगर यूनिट सेल को हमने क्लासीफाई किया, तो यूनिट सेल को मैंने क्लासीफाई किया इस तरह से, देखो यूनिट सेल को क्लासीफाई किया 2 क्लासेस में, प्रिमिटिव बोलो या सिंपल बोलो, ठीक है। दूसरा है कौन से? नॉन प्रिमिटिव। ये आए कितने? 4 टाइप के, 1 2 3 4, ठीक है। एक फेस सेंटर्ड सेल, जब पार्टिकल फेस प्लस कॉर्नर पे हो। बॉडी सेंटर्ड सेल, जब बॉडी प्लस कॉर्नर पे हो। एंड सेंटर्ड सेल, जब एंड प्लस, वी कैन से एंड सेंटर पे प्लस आपके फेस पे हो। और दूसरा आपको बताया भाई मैंने कौन सा, एज सेंटर, ईडी लिखता हूं। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के हो गए हमारे पास बेसिकली, और 4 + 1 5 टाइप्स के। अब अगर हम पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन देखें, देखो ये भी आपको थोड़ा हाइपोथेटिकल सोचना है। मान लो आपने क्या किया, 2 बुक्स को ज्वाइन किया, ठीक है। ये एक बुक थी आपकी, ये दूसरी बुक थी आपकी, ठीक है। 2 बुक्स यहाँ पे हो गए ज्वाइन, ये तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ पे, मतलब टोटल आपने 4 बुक को ज्वाइन किया। और आपने पार्टिकल कहाँ रखा भाई? पार्टिकल रखा आपने कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे रखा पार्टिकल आपने। तो भाई देखो इसने क्या किया, पार्टिकल ने 4 बुक्स को ज्वाइन किया, ठीक है। बीच में मान लो कॉर्नर को ज्वाइन किया, और 4 बुक्स ऊपर से भी आ सकती हैं। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा और दिखाऊं, तो ये थी 4 बुक्स नीचे, पार्टिकल कॉर्नर को टच करा, और 4 बुक्स ऊपर से, एक बुक्स के ऊपर बुक्स। तो मतलब ये जो एक पार्टिकल था, जब एक पार्टिकल कहां पे रखा? कॉर्नर पे रखा, तो उसने 8 यूनिट सेल को कंबाइन किया, ठीक है। 8 यूनिट सेल से कनेक्ट हो गया, और एक
एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर, तो व्हाट इज टोटल कंट्रीब्यूशन? इट इज इक्वल टू 1। तो मतलब सिंपल सेल में या फिर बोल सकते हैं प्रिमिटिव सेल में द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 1, जो यहाँ पे निकालिए। अब कॉर्नर की कंडीशन कितनी होती है? कॉर्नर की 1 होती है। तो देखो भाई फेस, अब ये रहा फेस आपका, सपोज मैं इसी को बोलता हूँ कि ये फेस हमारे पास है। अगर आपने यहाँ से एक और बुक और रखी, यहाँ से सपोज 2 बुक्स है, तो एक आपने बुक में रखी, यहाँ पे सपोज एक बुक है, यहाँ पे इसके पार्टिकल है, ऊपर से Excuse me, दूसरी बुक sir. रखो इसके ऊपर। किसका 1? 8 into 1 upon 8. 1 क्यों आया? देखो ना, मैंने कहा ना कि अगर एक पार्टिकल जो है वो 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, ये 4 और ऊपर से 4, सो 1 पार्टिकल इज टच्ड बाय 8 कॉर्नर्स। एंड व्हाट इज टोटल कॉर्नर इन यूनिट सेल? 8। सो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? 1। क्लियर? अब कॉर्नर कंडीशन 1, देखो फेस पे कैसे निकालेंगे? पहले फेस का देखो आप, तो यहाँ पे मतलब आपने क्या किया, बुक नीचे रखी एक, उसके ऊपर पेन डाल दो और दूसरी बुक ऊपर से डाल दो, ठीक है? तो मतलब पेन, जो पेन एक पेन है वो 2 फेस के साथ शेयर हो रहा है, ठीक है? अंडरस्टैंड कैसे? मतलब एक बुक रखा, उसके बाद पेन रखा, उसके ऊपर बुक डाली, तो देखो एक पेन जो है, एक पेन हो दैट इज शेयर्ड बाय द 2 फेसेस ऑफ द बुक। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? एंड व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ फेसेस? 6, सो इट इज इक्वल टू 3। तो फेस पे क्या होगा भाई? तो फेस पे होगा आपका टोटल 6 फेस, और एक पार्टिकल 2 फेस के साथ टच कर रहा है, मतलब 3 हो गया, प्लस एक कॉर्नर का, टोटल इक्वल टू 4। इसी तरह से बॉडी में भाई, देखो अगर पार्टिकल बॉडी में है, अगर पार्टिकल बॉडी में है, आप देख सकते हो यहाँ पे सपोज ये बॉडी में पार्टिकल है, तो बॉडी में पार्टिकल एक ही बॉडी में ना। अच्छा कॉर्नर का, अगर पार्टिकल कॉर्नर पे, तो एक पार्टिकल 8 कॉर्नर के साथ टच, और 8 कॉर्नर एक यूनिट सेल में, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अगर पार्टिकल एंड पे है तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1, देखो भाई कॉर्नर का कंडीशन 1, दिस इज फॉर कॉर्नर। एंड पे है तो भाई एक पार्टिकल 2 एंड के साथ और टोटल एंड 2, ये भी कट करें तो 1 आता है, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो एंड पे भी कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है? हाइपोथेटिकल नहीं है, सोचना पड़ेगा आपको कैसे निकाला। अगर नहीं आ रहा समझ तो मैं इसको बता भी सकता हूँ दोबारा से। तो ये रहा भी आपका कंडीशन। मान लो आपने यहाँ पे क्या करना, आपने ये नहीं सोचना कि यूनिट सेल एक है, क्योंकि यूनिट सेल के साथ जुड़ा है यूनिट सेल। देखो अगर ये एक यूनिट सेल है तो इसके साथ जुड़ा है दूसरा यूनिट सेल, ये जुड़ा है दूसरा यूनिट सेल, और उसके साथ जुड़ा है तीसरा यूनिट सेल, ये जुड़ा है तीसरा यूनिट सेल, ठीक है? उसके साथ जुड़ा है चौथा यूनिट सेल, फिर उसके ऊपर ये लेयर 1 है, उसके ऊपर लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। तो वैसे आपने टोटल कंडीशन निकालना, और ये भाई हमारे पास किसकी कंडीशन है? पार्टिकल्स की। अब आप देखो यहाँ पे जो हमने कंडीशन निकाली, सो दिस इज कंट्रीब्यूशन। सो सिंपल सेल की कंडीशन हमारे पास कितनी आएगी भाई? तो सिंपल में आएगी 1, ठीक है? एंड और बॉडी में कितनी आती है? 2, ठीक है? अच्छा भाई फेस में कितनी आती है? तो इट इज 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। फेस की तरफ से 3 और एक सेंटर की तरफ, यहाँ पे 1 + 1 चल रहा है आपका, क्योंकि 1 हमारे पास एंड और 1 हमारे पास बॉडी, और उसके साथ में 1 1 कॉर्नर। तो यहाँ पे खाली कॉर्नर है, तो कॉर्नर की हमेशा 1 होती है भाई। तो यहाँ से हम निकाला, ये था नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम बात करें तो देखो भाई जो यूनिट सेल हमारे पास है, तो यूनिट सेल को हमने टोटल क्लासिफाई किया है, यहाँ पे बता दूं तो जो क्रिस्टल हमारे पास है, देखो क्रिस्टल जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 7 फर्दर टाइप, जिनको बोलते हैं 7 क्रिस्टल हैबिट, ओके, या 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। और इन 7 क्रिस्टल में अगर हम इनको देखें, तो जैसे हम यहाँ पे इन चारों को अगर यूज करें, ठीक है, तो ये आते हैं टोटल हमारे पास अरेंजमेंट। जब 7 क्रिस्टल का अरेंजमेंट करते हैं बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, तो इट इज रिगार्डेड इनटू 14 टाइप्स, ठीक है? तो यही बताऊंगा। देखो 14 टाइप्स कैसे आते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है। नंबर 1 इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। तो आपने इनको कैसे याद करना है? सो रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट अ नंबर। तो मैं आपको इसको एक ट्रिक बता रहा हूँ, 32, 42, 1 1,
1 2 3 4 5 6 7 1 1 1। तो ये नंबर आते रहे भाई 32 42 1 1 1। Now second is you write a formula कुटुम, सीटॉम बोल सकते हो, एंड THR। ओके, कुटुम थर बोलो इसको, या आप इसको सीटॉम THR बोलो। यू कैन राइट इट इन टू वेज। देखो अब ये कैसे, अगर मैं आपको सिंपल बोलूं तो ये आपका फॉर्मूला है। देखो भाई सी, पहले जो बेसिकली यहाँ पे जो सी है वो क्या है, देखो सी, और यहाँ पे क्या बता दो, कैसे बताओ इसको। देखो सी फॉर क्यूबिक, अगर आप इस तरह से लिखो सी फॉर क्यूबिक, मैं पहले बता देता हूँ क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, इसको TR लिख देता हूँ, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राई, इसको लिखता हूँ ट्राइक्लिनिक, है ना, TC लिख देता हूँ सपोज, H फॉर हेक्सागोनल एंड R फॉर रोम्बोहेड्रल। सो वाई वी अरेंज लाइक दिस, वाई नॉट CT जैसे लिखा था वैसे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ इसको रिवीजन मिल जाता है। तो देखो भाई कैसे याद करना आप इसको। सबसे पहले बता दूं कि जब हम यूनिट सेल की बात करते हैं, ये अगर आपका यूनिट सेल है तो इसमें कुछ पैरामीटर हैं। एक तो पैरामीटर लेंथ के, ठीक है, जैसे ये लेंथ आपकी है, ये लेंथ आपकी है, ये लेंथ आपकी है। लेट्स से अगर मैं आपको इसको सिंपल सा बता दूं तो ये आपका लेंथ है, तो इसको अगर मैं थोड़ा हटा दूं तो ऐसे बता दूं, अगर इसको मैं, ये देखो भाई, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है मैंने यहाँ पे, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये आपका इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज योर y axis, this is your x axis, and this is your z axis, and this is origin. Let's say कि ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ठीक है। इनके बीच में एंगल है, तो ये ABC क्या है यहाँ पे, ये ABC हमारे पास आपके लेंथ्स हैं, जिनको बोलेंगे यहाँ पे व्हाट वी कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एक्सियल लेंथ। ओके, क्योंकि एक्सिस पे है, इनको एक्सियल लेंथ बोलते हैं। और इनके बीच के एंगल जो है ना, जैसे ये रहा एंगल हमारे पास, ये एंगल एक, A और B के बीच में आपका गामा एंगल, A और C के बीच में आपका बीटा एंगल, और B और C में आपका अल्फा एंगल, ठीक है। जैसे A फॉर अल्फा होता है, तो आपने याद रखना B और C के बीच में एंगल्स हो गए हमारे पास। दिस आर कॉल्ड एक्सियल एंगल्स। सो देयर आर 3 एक्सियल लेंथ्स A, B, C and 3 एक्सियल एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा। इन टोटल वी हैव 6 पैरामीटर। तो कितने पैरामीटर में यहाँ पे 6, उसमें से 3 लेंथ के, 3 एंगल्स के। लेंथ के कौन से बताए, A, B और C, इसके अल्फा, बीटा और गामा। ये तो पता भी सबको पता है कि क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, ऑल लेंथ्स आर इक्वल, दैट मींस A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो क्या भाई यहाँ पे मुझे ये बता दो कि यहाँ पे सारे लेंथ बराबर हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यस। एंड अगेन द एंगल्स, तो एंगल भी यहाँ पे सेम है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो मतलब आपको समझ आ गया कि हम पैरामीटर्स की बात करते हैं और हम शेप्स बताते हैं। तो अगर लेंथ्स हमारे पास सेम है और एंगल भी क्या होंगे सेम, और ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। देखो भाई अगर हम अरेंज करें, मैंने कहा था कुटुम्थर, COTM, पहले मैं यही 4 बताता हूँ। आप देखो भाई क्यूबिक में भी क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। टी में भी क्या है, तो टी में भी देखोगे आप टेट्रागोनल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। और ओ में भी क्या है, ओ में भी देखो आप, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो मतलब फर्स्ट थ्री में आपको बता दूं कि योर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज रिमेंबर कि पहले 3 में अल्फा, बीटा, गामा सेम है। अच्छा लेंथ की बात करें तो भाई क्यूबिक में तो सब में सेम होता है, क्यूबिक में तो लेंथ आपके सेम है। बाकी में देखो भाई यहाँ पे तो टी में आपका B इज नॉट इक्वल टू एक साइड कम होगी। और सिमिलरली अगर O की बात करें तो O में तीनों साइड्स क्या है हमारे पास, बिल्कुल निगलेक्ट हैं, दे आर नॉट कंबाइंड। तो आपने एक तरफ से याद करना है। फिर देखो भाई मोनोक्लिनिक में, अगर मोनोक्लिनिक की बात करें तो यहाँ पे एक एंगल जो है हमारे पास, यस सर टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक का क्या मतलब है? नहीं, सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक का। आर्थोरोम्बिक में, अभी देखो आर्थोरोम्बिक में क्या है कि आर्थोरोम्बिक में जो सारे साइड्स है ना वो इक्वल नहीं है, पहली बात। और एक एंगल जो है, मतलब
देखो पहले तो 3 जो ना, मतलब आप देखो CTOOM, पहले 3 में क्या है, आप ये रखो याद कि एंगल्स आर सेम, ठीक है। अब देखो भाई, जब हम बात करते हैं लेंथ की, मैं पहले लेंथ का बात बता दूं, तो लेंथ में क्या, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ये पहले का और लास्ट का भी A इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू B, ठीक है। ये मतलब आपका व्हाट वी कैन से लास्ट का, देखो ये C का, ये R का, क्योंकि फॉर्मूला क्या, कुटुम, CTOMTHR। तो देखो पहला और लास्ट लेंथ सेम, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा और दूसरा सेम, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यहां से भी A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। बाकी बचे जो 4, ये हो गए 4 आपके, बाकी जो बचे 3, वो 3 क्या है, वो है A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। क्या इजी है, पहला पहला सेम, पहला लास्ट सेम, दूसरा फर्स्ट और दूसरा लास्ट सेम, बाकी 3 नॉट इक्वल। क्या ये हो गया भाई याद, साथ के साथ, ठीक है। अब देखो ऐसे अगर आप फॉर्मूले में एडजस्ट करते हो उसको, दूसरा क्या है, यहाँ पे आप देखो पहले 3 थे, पहले 3 सेम थे, मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 90, सॉरी। देन आपका था O से स्टार्ट, तो CTO तो हो गया, सॉरी CTO तो हो गया। अब M, अब देखो भाई यहाँ पे क्या, CTOMTHR, तो पहले 3 तो सेम है, MTH और R में देखो भाई, देखो जो मोनोक्लिनिक है, तो मोनोक्लिनिक में आपको बता दूं कि यहाँ पे MB याद रखो, B इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, MB, ठीक है। और जो ट्राई क्लिनिक है भाई, सो रिमेंबर ट्राई क्लिनिक इज ओनली द क्रिस्टल वेयर लेंथ्स एंड एंगल्स all are not equal to 90 or all not equal to equal। तो सबसे अनस्टेबल, सुनो मेरी बात, सबसे अनस्टेबल क्रिस्टल कौन सा है, ट्राई क्लिनिक, मोस्ट अनस्टेबल, ठीक है, मोस्ट अनस्टेबल, पहली बात। हेक्सागोनल में क्या होता है पता है, हेक्सागन की एक साइड भी बराबर नहीं है, तो इट इज हेक्सागोनल में भी क्या है आपका, कि आपको पता है हेक्सागन में एक एंगल 120 होता है, तो अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा हमारे पास है, दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, सो दिस इज आल्सो डिफरेंट। So put all in Kutomtar formula and then arrange, you will find the relation also। तो आपको वहां पे समझ आएगा रिलेशन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कैसे बात कर रहा हूँ, तो एंगल्स का भी पता चलेगा। दूसरी बात भाई मैं बताया था क्या, 32 42 एंड 111, ये क्या था भाई, तो ये क्या था भाई, ये CTOMTHR था। मतलब क्यूबिक में 3 तरह के अरेंजमेंट होते हैं, वो कौन से भाई, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है फेस सेंटर्ड, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, ये 3 तरह के अरेंजमेंट होते हैं। अच्छा भाई, टेट्रागोनल में 2 प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं, और वो कौन से भाई हमारे पास, एक आपका प्रिमिटिव, प्रिमिटिव हर जगह होगा, प्रिमिटिव प्लस बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोगोनल में 4 होते हैं, 4 कौन से, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एज सेंटर्ड कहीं पे नहीं आता। तो हो गए भाई आपका 32 40, अब 42 2 की बारी, तो हम बताएं आपको कि आप इस तरह चलोगे। तो अब हमारे पास M है मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, एक आपका प्रिमिटिव सेंटर, दूसरा आपका एंड सेंटर। बाकी बचे भाई हमारे पास THR, तीनों में एक, और एक की बात करें तो यहाँ पे होगा भाई कितना हमारे पास, दिस इज ऑल प्रिमिटिव। तो अगर हम देखें 3 2 4 2 1 1 1 टोटल करें तो देयर आर 14, कितने बनते हैं भैया, 14 बनते हैं। इन 14 अरेंजमेंट्स को कहा जाता है ब्रेविस्लेट्स। क्या कहा जाता है इनको भाई, ब्रेविस्लेट्स। सो दिस इज अ वेरी important, so which are called brevislets। So based upon brevislets and together with the crystal system we have total 230 crystal forms। तो हमें यहाँ पे 14 ब्रेविस्लेट्स याद रखने हैं, 7 क्रिस्टल हैबिट्स याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं याद रखना, और अरेंजमेंट के लिए हमें कुटुम्बथर याद रखना है। और अगर आपको कहीं पूछा जाए, एक्सक्यूज मी सर, जी बताइए सर ऑर्थोरोम्बिक के अरेंजमेंट्स फिर से रिपीट कर दो। आर्थोरोम्बिक के 4 अरेंजमेंट, देखो आर्थोरोम्बिक में सबसे हाईएस्ट अरेंजमेंट आते हैं, दे आर प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है, ये 4। तो ये आपको याद रखना यहाँ पे, तो इस तरह से सीक्वेंस करो इसको कि ये आप, यस सर ये प्रिमिटिव बॉडी से ये कैसे पता चलता है?
पता नहीं चलता, शेप है ना, देखो जैसे यहाँ पे ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखो जैसे यहाँ पे ये आपका प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है, दिस इज प्रिमिटिव। जब पार्टिकल कहाँ हो खाली, जब पार्टिकल खाली कॉर्नर पे हो, कॉर्नर पे प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव क्या हो गया, जैसे पार्टिकल फेस पे है और कॉर्नर पे, इट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड। ठीक है, प्रिमिटिव पता कैसे चलता है, पता है हमें निकालने पड़ते हैं कि भाई कौन से क्रिस्टल में कैसी शेप्स हैं, उनके एंगल देखने पड़ते हैं। जैसे मान लो एक मेरे पास क्रिस्टल रोम्बोहेड्रल है, ठीक है, तो मुझे पहले पता होनी चाहिए शेप रोम्बोहेड्रल कैसी है, मुझे पता कि हेक्सागोनल शेप ऐसी होती है, ठीक है। तो ये भी पता है कि यहाँ का एंगल जो हमारे पास है वो कितने होते हैं, आपको यू हैव टू नो दैट। तो इस तरह से क्रिस्टल बनेगा तो उसकी शेप मुझे मालूम होनी चाहिए, ठीक है। सो इन एनसीईआरटी देयर आर गिवन डिफरेंट शेप्स, तो आप उनको एक बार देखो, बट यू विल नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिकॉज वो बहुत ही क्लोज दिखते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टल कौन सा है, वो हमें डिपेंड करता है, उसके लेंथ निकालने पड़ेंगे और एंगल्स निकालने पड़ेंगे, जो टिपिकल काम है। और उसके लिए हमें चाहिए क्या, क्रिस्टलोग्राफी, उसकी नॉलेज चाहिए। फिर हमें ब्रैग्स इक्वेशन से भी निकालने पड़ते हैं एंगल, क्योंकि वहां पे भी थीटा है ना, थीटा वहां से भी निकल सकता है, तो क्रिस्टल स्टडी से तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सो सिंपल इज दिस। अब भाई देखो, अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं थोड़ा सा सिंपल देखो यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग, तो ये एक आपका यूनिट सेल है, मैं आपको एक सिंपल सा वे बता रहा हूँ, दिस इज अ यूनिट सेल, ठीक है। अब जब यूनिट सेल कंबाइन होते क्या बनता है, एक क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो मैं क्रिस्टल बनाने जा रहा हूँ, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिस्टल बनाएंगे। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाओगे, अगर आपके पास कॉपी तो बना लो, उसके बाहर से एक और स्क्वायर बनाओ, ऐसे जितनी जगह यहाँ पे छोड़ोगे उतनी आप आगे अप्लाई करोगे। दिस इज सेकंड स्क्वायर, एक और बनाते हैं, थर्ड स्क्वायर बनाते हैं, इस तरह से 3 स्क्वायर यहाँ पे बनाए मैंने, ठीक है। अब इनको मैंने ज्वाइन किया, कॉर्नर्स पे ज्वाइन किया, ये बन गए 3। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको 3 लाइन और ड्रा करता हूँ, देखो यहाँ से करता हूँ ड्रा, मैं आई एम यूजिंग डिफरेंट पेन, एक एक एक, ठीक है, टॉप एंड दिस, मिडल एंड मिडल, बॉटम एंड बॉटम, ये ठीक है। उसके बाद यहां से भी शुरू करते हैं, लास्ट एंड फर्स्ट, मिडल एंड मिडल, एंड स्टार्टिंग एंड एंड, सो दैट एक ही तरह बन, ये बन गया आपका क्रिस्टल भाई, दिस इज अ क्रिस्टल। अब इसमें कितने यूनिट सेल हैं, तो मैं एक यूनिट सेल को यहाँ पे शो करता हूँ कि एक यूनिट सेल कैसे बनाऊंगा। देखो ये एक यूनिट सेल है, मैं इसको येलो से कर रहा हूँ, दिस इज द 1 यूनिट सेल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यूनिट सेल एक है, क्या भाई है, दिख रहा है यूनिट सेल, एक यूनिट सेल है। दिस इज द सेकंड यूनिट सेल, आई एम यूजिंग ब्लैक। That means total 12 है। 12 नहीं, यहाँ पे बहुत सारे 3D में, इट इज 3D। दिस इज द सेकंड यूनिट सेल, इसमें बहुत सारे, एक नहीं है यहाँ पे, जितने लाइंस हैं उतने आपको गिनने पड़ेंगे, और ये गिनना इम्पॉसिबल है यहाँ पे। दिस इज द सेकंड यूनिट सेल, ओके, जैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, दिस इज द थर्ड वन। तो इस तरह से बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि एक तरफ से ना जो हमें दिख रहे हैं, पास में दिख रहे हैं, वही है हमारे पास। तो देखो कितने बन रहे हैं, तो मतलब इस तरह से रेंज होगी, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो हमें यहाँ पे ये डायग्राम भी आनी चाहिए कैसे बनाते हैं, फिलहाल के लिए आपको नहीं दिखाना। बट अब देखो भाई, अगर मैं बताऊं कि एक यूनिट सेल हमारे पास है, दिस इज सपोज यूनिट सेल, अगर ये एक यूनिट सेल है, अभी ध्यान से देखो इसको, ये रहा यूनिट सेल, और यहाँ पे पार्टिकल है, मैं पार्टिकल शो कर रहा हूँ रेड पेन से, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5, 6, 7 और 8। बताओ भाई कौन सा यूनिट सेल है, what is this unit cell, it's a primitive or non-primitive, Primitive. the particles are lying on only corners, it is primitive cell, and it is also called simple cubic cell, ठीक है। हम पढ़ते हैं कौन सा, क्यूबिक सिस्टम पढ़ते हैं, ये भी बता दो। तो क्यूबिक सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें ये आपका सिंपल क्यूबिक सेल है। तो अब इसमें देखो हम कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या निकाल रहे हैं, वी आर लर्निंग पैकिंग एफिशिएंसी। अब भाई एफिशिएंसी निकालने के क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, पैकिंग वॉल्यूम चाहिए। तो मुझे बताओ भाई यहाँ पे वॉल्यूम कितने, 2 वॉल्यूम है, कौन कौन से वॉल्यूम बता सकते हैं यहाँ पे, 2 वॉल्यूम कौन से हैं। एक तो आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम, व्हाट इज दैट, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड, 3 साइड है ना, ये होता भाई 3 इंटू साइड है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वही हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ यहाँ पे हाइट सब बराबर है, तो यही हो गया। एंड दूसरा यहाँ पे बता दूं भाई, दूसरा यहाँ पे क्या है, तो यू नो दैट देयर इज आल्सो स्फीयर,
तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? यू नो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये बताओ भाई यहाँ पे कि बॉक्स के अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बॉक्स हमारे पास क्यूबाइड है, उसका वॉल्यूम 3L और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे बताना पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब कितने पार्टिकल जो है वो पैक है किसमें, यूनिट सेल में, वही बताएंगे हम। तो मतलब हम निकालेंगे यही। तो भाई सिंपल अगर देखो तो ये हमारे पास सेल था भाई, क्यूबाइड आपका यहाँ पे कैल्शियम पार्ट होगा। तो मैं कोशिश करूंगा यहीं पे बताऊंगा, ये आपका कैल्शियम पार्ट है, ये आपका प्रिमिटिव सेल आया। अगर आप सेल को ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा यहाँ पे, यस सर 3 into A नहीं होता, A क्यूब होता है। अरे भाई वही तो बता रहा हूँ, ए क्यूब, सॉरी हाँ, यस यस, थैंक यू। सो इट इज नॉट 3 into A, इट इज ए का क्यूब। हाँ तो ए का क्यूब निकल जाता नीचे, पेरीमीटर होता वो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका बताते हैं भाई क्यूब। अब देखो इसमें क्या हमारे पास है। सो व्हाट वी कैन से कि अब हमें निकालना है कि कितने कितने पार्टिकल अटैच हैं कहाँ पे, एक यूनिट सेल में, ठीक है। तो व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, पहले ये बता दूं कि पैकिंग दो होते हैं भाई, एक होती पैकिंग एफिशिएंसी जिसको मैं पी लिखता हूँ यहाँ पे, एक होती पैकिंग फ्रैक्शन जिसको मैं पीएफ लिखता हूँ। पहले बताता हूँ पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास है क्या, कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, यह है पैकिंग फ्रैक्शन। एंड व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज है ना, ये हो गया। मतलब आप अगर इसको 100 से ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं बनता पैकिंग एफिशिएंसी बनती है। अब अगर आपको बताया जाए यहाँ पे कि भाई आपका यूनिट सेल है और वो सिंपल यूनिट सेल है, ये रहा भाई सिंपल यूनिट सेल। पहले इसको थोड़ा डायग्रामिकली देखना, पार्टिकल्स यहाँ पे 1 2 3 पार्टिकल्स। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं, इसको अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, तो अगर मैं इसको इस तरह से देखता हूं तो यहाँ पे एक लेंथ है, तो ये भाई आपकी लेंथ है, इस तरह से पार्टिकल जुड़े होंगे यहाँ पे, याद रखना, ये ए, ये बी, ये आपका ए, ये आपका बी, और ये क्या भी आपका लेंथ ए लेट से। और इसमें क्या भी रेडियस कितना है, आर और आर। सो व्हाट इज ए इज इक्वल टू 2r and that is equal to AB. So what is AB? AB is equal to A and that is equal to 2r. So what is area? Sorry, volume. तो अब अगर मुझे A, यहाँ पे भी A है, क्यूबिक सिस्टम है, ये भी A होगा और ये भी A होगा ना, हर साइड क्या होगी, A होगी। तो मुझे बताओ भाई यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 2r is equal to एज लेंथ A and that is equal to AB। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम ऐसे था, पार्टिकल्स क्लोज है ना। नेक्स्ट इज तो ये निकला A। सो व्हाट इज A का क्यूब? A का क्यूब इज इक्वल टू 2r का क्यूब इज इक्वल टू 8A का क्यूब, है ना, हो गया भाई फॉर्मूला। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अच्छा भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो हमें निकालनी पैकिंग एफिशिएंसी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हियर इट इज इक्वल टू 8r का क्यूब। एफिशिएंसी मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो भाई करो डिवाइड। तो अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा भाई यहाँ पे, अगर मैं सीधा इसको डिवाइड करूं तो सीधा ही करते हैं, तो ये आएगा भाई फ्रैक्शन में आएगा ये 0.524 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये आए कितना भाई 52.4। और बता दूं कि आपको जब भी ये निकालना है यहाँ पे एक होगा जेड का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। तो एसएससी के लिए क्या होता है भाई कंट्रीब्यूशन हमारे पास 1, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे डिवाइड किया, यू गेट 52.4%। सो रिमेंबर दिस इज percentage occupied. So what is unoccupied? So you have to do unoccupied percentage is equal to 100 minus 52.4 and that will be यहाँ पे बचा हमारे पास 6, बाकी कितना बचेगा यहाँ पे भाई 9, आई थिंक 47 बचेगा। तो ये आपका अनऑक्युपाइड है। क्या भाई ये समझ आया या नहीं आया? सर अच्छा अब देखो फेस में क्या, देखो फेस में क्या है कि फेस में आपको यहाँ पे, अब देखो फेस में क्या, पहले मैं बता दूं कि आपको फेस कैसे निकालना है। ये आपका यूनिट सेल, ये रहा यूनिट सेल, मैं इसको थोड़ा बताऊंगा और एक ही फेस लूंगा। यहाँ पे पार्टिकल्स देखो, पार्टिकल्स 1 1 2 3 4 पार्टिकल।
और एक पार्टिकल फेस पे, ये पार्टिकल फेस पे। अगर आप इसको ज्वाइन करो तो एक पास ट्राइंगल बनती है, ए बी सी ट्राइंगल बनती है। सो यू हैव अ ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल हियर, रिमेंबर ये ए बी सी ट्राइंगल बनी। आप इसको थोड़ा सा देखो, फेस को भी इंक्लूड करना ना। पार्टिकल कौन से भाई, तो ब्लैक वाले दिखा देता हूँ पहले, ये ब्लैक पार्टिकल, ये ब्लैक पार्टिकल, ये ब्लैक पार्टिकल। उसके बाद ये जो एज लाइन है एसी, एसी के पास भी क्या एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये वाला आपका रेड से दिखाता हूँ कि सो दैट आप समझ जाओ कि ये रेड वाला पार्टिकल है। तो बताओ भी एसी क्या होगा। देखो एसी में क्या है, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे 2r। सो व्हाट इज एसी, एसी इज इक्वल टू टोटल आएगा कितना 4r। ठीक है, अच्छा भाई क्यूबिक सेल है, व्हाट इज ए बी, ये भी ए है, व्हाट इज बी सी, ये भी क्या ए है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, यस सर यहाँ पे पीजीटी लगानी है। यस यस पीजीटी निकालनी है। ओके तो सर। पहले आप यहाँ पे क्या निकालोगे, पहले आप एसी निकालोगे। सो व्हाट इज एसी, तो देखो भाई अगर एसी निकाले तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर है ना, क्योंकि वही तो दो स्क्वायर है ना। अच्छा भाई व्हाट इज एसी, एसी इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। क्या ये आएगा भाई यहाँ पे, इज इट, ये हो गया एसी। बट एसी क्या था डायग्राम के हिसाब से, तो एसी था 4r, 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। तो यहाँ से a निकाल सकते हैं, व्हाट इज a, तो यहाँ से निकालेगा a इज इक्वल टू 4r अपॉन अंडर रूट 2, बस निकला a। अब निकालो a का क्यूब, तो व्हाट इज a का क्यूब, तो a का क्यूब आएगा कितना भाई हमारे पास, दैट इज 4r का क्यूब और अंडर रूट 2 का क्यूब। मैं इसको सिंपल करता हूँ, 4 4 जा 16 एंड 64, 64r का क्यूब और 2 अंडर रूट 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका a का क्यूब। ठीक है, ऊपर क्या आएगा भाई, देखो पहले फेस सेंटर, तो फेस सेंटर के लिए क्या होता है भाई, तो इसका अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकाले हैं, देखो यहाँ पे निकाले हैं, तो अब फेस सेंटर में 4 पार्टिकल्स का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन नीचे क्या आया था भाई, तो नीचे अगर आपको याद होगा तो ये था 64r का क्यूब अपॉन 2 अंडर रूट 2, ये था भाई। ये सबको डिवाइड किया, कितना आया हमारे पास 0.74, और अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा परसेंट से, मतलब 100 से, तो ये बनेगा 74%। तो अनऑक्युपाइड क्या हो गया भाई, तो अनऑक्युपाइड इज 100 माइनस 74, दैट इज इक्वल टू 26 आई थिंक, निकला भाई यहाँ पे। वैसे बीसीसी में क्या करोगे, बीसी में भी आप सेम करोगे, बट बीसीसी में क्या है कि आपका डायगोनल जो फेस नहीं है, यहाँ पे बॉडी डायगोनल है, ये देखो दिस इज द बॉडी डायगोनल दैट यू हैव टू काउंट। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैथ बता देता हूँ। तो ये डायगोनल बॉडी, तो मतलब आपने क्या निकालना है, आपने बॉडी डायगोनल निकालना है। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल निकालने के लिए पहले आप क्या निकालोगे, पहले आप निकालोगे फेस डायगोनल निकालोगे, पहले ये निकालोगे। दो ट्राइंगल बनेगी, एक बनेगी आपकी सपोज जैसे एक ये बनेगी आपकी ट्राइंगल, ये उससे पहले आपकी ट्राइंगल बनेगी एक ये बनेगी यहाँ पे, ये बनेगी। तो मतलब आपको पहले ये वाली ट्राइंगल की साइड निकालने की ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 बार यहाँ पे पीजीटी निकालोगे, और जब मान लो अगर मैं इसको लिखता हूँ ए बी सी Excuse me, sir. में, तो यस यस सर ये कौन सी ट्रायंगल है, फिर से बनाना समझ नहीं आई। देखो मैं बताता हूँ इसको, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसी डायग्राम को। देखिए एक आपको हो गया, ये हो गया आपका क्यूबिक सेंटर, इसको ज्वाइन किया आपने, ये बना क्यूबाइड। पार्टिकल बॉडी में ये हो गया, पार्टिकल बॉडी में रेड पेन से दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये पार्टिकल बॉडी में आपने इसको भी ज्वाइन किया, पार्टिकल को भी। ठीक है, एक आपने ये डायग्राम बनाया, ये डायगोनल, ये सपोज बनती है ट्राइंगल आपकी ए बी सी, और दूसरी डायगोनल को बता रहा हूं मैं, ये बनेगी आपकी ये वाली ट्राइंगल बनेगी, ये वाली ए, इसको मैं लिखता हूँ डी, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सपोज जी। तो आपने निकालना ए जी निकालना है, और ए जी कैसे निकलेगा बताओ, ए जी इज इक्वल टू ए सी और प्लस जी डी, ये आएगा भाई। तो आप ए सी कैसे निकालोगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी डी। तो ये एक तरफ से एसी निकालो, तो आपको पता है एसी क्या निकलता है, एसी निकलता है हमारे पास अंडर रूट 2a। ठीक है, तो वहां से एजी निकालो, तो जब एजी निकालोगे तो एजी विल बी इक्वल टू दैट इज योर अंडर रूट 3a। आप यहां से निकालो, शायद यही आएगा।
ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे BCC का जब निकालना तो आपने व्हाट यू डू हियर, तो जैसे आपको पता है यहाँ से अगर ये आया, सो दिस बी इक्वल टू √3, और √3 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, वो भी होगा आपका 4r, क्योंकि यहाँ पे भी क्या बॉडी डायगोनल है, तो वहाँ पे भी आपके 4r होंगे, एंड हियर वी कैन से r इज इक्वल टू √3/4। ठीक है, तो एंड सॉरी नॉट r, इट इज a इज इक्वल टू √3/4r, उल्टा किया मैंने, उल्टा हो गया ये, सॉरी, it is √3a is equal to 4r, and we have to find a is equal to 4r बटा √3, and a का क्यूब is equal to 64r का क्यूब अपॉन 3√3। तो आप ये निकालोगे, और यहाँ से आपने अगर ये निकालना BCC के लिए 2 कंट्रीब्यूशन पार्टिकल की 2 4/3 पाई r क्यूब अपॉन, वही लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ इसको भाई सिंपल सा, इट बिकम योर 4r अपॉन √3 का होल क्यूब, और इसको डिवाइड करें तो ये बनता आपका कितना भाई 0.68, और मल्टीप्लाई 100 से करें ये बनता 68%। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैथमेटिक्स है, तो भाई सिंपल सा आपने यहाँ पे PGT लगाना है, तो डायग्राम को देखना है, लेकिन BCC कहाँ से कट हो रहा है, यहाँ पे बॉडी डायगोनल का यूज करना है, देयर यू हैव टू यूज बॉडी डायगोनल, और यहाँ पे यूज करना कौन सा, फेस डायगोनल। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल तभी निकले जब फेस डायगोनल आप निकालोगे। तो अगर यहाँ पे अनऑक्युपाइड निकालें तो व्हाट इज अनऑक्युपाइड, दैट इज 100 माइनस 68, एंड दिस इज अप्रॉक्स इक्वल टू 32। तो ये हो गए भाई आपके पैकिंग एफिशिएंसी। तो फेस सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है भाई 74, BCC कितनी है भाई हमारे पास, ये आती है 68, और आपकी सिंपल कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू 52.4। सो आई होप आज के लिए काफी है, क्योंकि ये एफिशिएंसी तक देखो यहाँ पे। सो टुमारो विल टेक अनदर क्लास, तो उसमें आपको बताएंगे आगे। आई थिंक इट इज वेरी मच टुडे। सो रिमेंबर कि ये जो मैंने सेल पढ़ा है, क्यूबिक सेल पढ़ा है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, और हर बार एग्जाम में आते हैं, पैक्शंसी के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इतना सा आपके लिए काफी आज, या अभी करवाएं भाई, क्या बोलते हो? सर करवा दो आगे। सर करवा दो। Okay. चलो ठीक है भाई। तो अब देखो भाई क्वाड्रेशन नंबर क्या होता है। सो यहाँ पे एक ऐड भी चल रही है, सो लेट इट। सो व्हाट इज क्वाड्रेशन नंबर? देखो भाई अगर ये कैटाइन है, मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर 1 मिनट, ये कहाँ चला गया। तो व्हाट इज क्वाड्रेशन नंबर? सो कमिंग टू द क्वाड्रेशन नंबर, सो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि व्हाट इज क्वाड्रेशन नंबर, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैटाइन है, और ये भाई एनाइन है। एनाइन ये यहाँ पे रहा एनाइन, एक ये दूसरा रहा, ये तीसरा रहा, ये चौथा रहा, ये पांचवा रहा, ये छठा रहा। तो here I am saying quadration number is equal to 6. ठीक है, so you know quadration number is nothing but oppositely charged ions surrounding another oppositely charged ion. मतलब simple, the number of the anions surrounding a cation is called quadration number. ठीक है, or the number of cations surrounding an anion, okay, is also called quadration number. That means number of oppositely charged ions surrounding a another ion. तो यहाँ पे क्वाड्रेशन नंबर कितना भाई, यहाँ पे 4 है, क्योंकि 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेशन नंबर है भाई, और क्वाड्रेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें मतलब सपोज कुछ भी करना तो वी नीड अ क्वाड्रेशन नंबर। अब देखो भाई इसी बेस पे अगर हम बात करें, तो ये था आपका क्वाड्रेशन नंबर। अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो आ रहा हूँ, पैकिंग कैसे होती है भाई हमारे पास। तो पैकिंग 2 प्रकार की आती है, one is 2-dimensional packing, other is 3-dimensional packing, and one is called 1-dimensional packing. तो अगर पैकिंग इस तरह से हो रही है, देखो 1 2 3 4 सीधा एक एज बन रहा है, दिस इज कॉल्ड 1-dimensional पैकिंग। ओके, एंड 1-dimensional पैकिंग में क्या होता है कि अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज क्वाड्रेशन नंबर इन 1-dimensional पैकिंग, देखो भाई अगेन एक पार्टिकल अटैच, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दिस पैकिंग इज कॉल्ड 1-dimensional पैकिंग। नाउ टेल मी व्हाट इज क्वाड्रेशन नंबर। अगर ये आपका पार्टिकल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल हो गया आपका। अब 2 डायमेंशन में 2 तरह की पैकिंग होती है। एक होती है हमारे पास, सो द वेरी फर्स्ट इज वन मिनट, इसमें 2 प्रकार की आती है भाई, और वो कैसे बनती है देखो। सो आई एम नाउ टेलिंग दैट। तो ये आती है भाई 2, एक आती स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक आती हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, देखो भाई स्क्वायर में क्या होता है, अगर मान लो ये पार्टिकल की लेयर है,
ठीक है। और जब पार्टिकल की लेयर के ऊपर पार्टिकल डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो? एट राइट एंगल्स, अंडरस्टैंड, एट राइट एंगल्स पैरेलल टू द फर्स्ट लेयर। ओके, अगेन I am forming another layer at right angles above the first layer. This is the way. एक ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न ये है भाई कि आपने अगर यहाँ पे सपोज पार्टिकल ड्रा किए, आप सेकंड लेयर को कहाँ इंसर्ट कर रहे हो? सेकंड लेयर को आप इंसर्ट करो ग्रूव्स में। ये हो गए ग्रूव्स। ग्रूव्स मतलब समझते हो यहाँ पे जैसे ना ये होल्स है यहाँ पे, ये देखो दिस वन। ऐसे थर्ड लेयर को आप कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो? सो अगेन इसके ग्रूव्स में, बस जहाँ पे डिप्रेशन से डिप्रेशन के ऊपर डाला। और मैं इसी तरह से फोर्थ बता रहा हूँ, जैसे नीचे से करता हूँ शुरू। तो आपका इस तरह से अरेंज हुआ एक अरेंजमेंट। ये दूसरा देखो भाई अरेंजमेंट क्या, मैंने को दो अरेंजमेंट सामने बता देता हूँ। एक आपका अरेंजमेंट ऐसे बताया मैंने, 1 2 3 4 पार्टिकल कहाँ पे? पार्टिकल पार्टिकल के बिल्कुल राइट एंगल पे ऊपर। तो देखो भाई ऐसे इसके बिल्कुल राइट एंगल्स पे, मतलब पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल चला देना। मैं रेड से दिखाऊंगा दोबारा। आप देखो भाई दोनों डायग्राम फर्क क्या है। मैं लिखता हूँ इसको ए, इधर लिखता हूँ इसको मैं सपोज ए। तो मुझे बताओ भाई ए कितने के साथ टच है? देखो भाई सर 6 ऊपर वाले के साथ 6, एक यहाँ पे अटैच है, और नीचे एक 4। यहाँ पे अटैच है कॉर्नर, 2 3 4 5 6। और यहाँ पे देखो भाई एक कितने अटैच है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो तो दिस इज अब ये ऊपर वाला टच है, यहाँ पे ये टच हो रहा 1 2 3 4, अंडरस्टैंड, देयर आर 4। तो मतलब अगर आपने जब इनको डिप्रेशन में डाला तो यहाँ पे कितना है? दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 और यहाँ पे कितना है? 4 भाई। तो मतलब जब 4 आ रहा है दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक बार डायग्राम से दिखाते हैं नीचे यहाँ पे। तो देखो भाई यही डायग्राम्स हमारे पास है। so this is diagram. So when particles are arranged at right angles above particle, it is giving 4 question number. But when particles arranged in the depressions of the first layer, it is forming hexagonal. तो ये रहा भाई hexagonal close packing और ये रहा कौन सा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये आपकी 2D है। अब इसी के बाद होती है भाई कौन सी? 3D। 3D में क्या होता है कि जो एक बार हमने लेयरिंग की ना। एक्सक्यूज मी सर। यस, हाँ जी बताइए। सर स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में से ज्यादा एफिशिएंट कौन सी है? देखो एफिशिएंसी हमारे पास आपको बता दूं, आपको यहीं पे पता चलता है कि जो आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग उसकी परसेंटेज कितनी है? 52.4%। और हेक्सागोनल 2D में याद रखना, ये 2D में कितनी है? 60.4%। तो कौन सी एफिशिएंसी खुद बताओ? ओके सर, तो इट इज हेक्सागोनल। यस। बट 2D का याद नहीं, 2D का है, 3D का नहीं बताया मैंने। 3D में देखो इतना बता दूं आपको मैं कि जो 2D में वही हमारे पास इधर भी 3D में है। किसमें? स्क्वायर में। बट हेक्सागोनल 2D कितना है? 60.4%। और याद रखना हेक्सागोनल 3D जो है ना दैट इज इक्वल टू 74%। याद रखना ये। अब देखो जब पार्टिकल 3D में जाते हैं तो क्या होता है भाई? आपको देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूंगा, ये आपका रहा ए लेयर, ये रही आपकी ए लेयर, ये रही आपकी कौन सी? ए लेयर। तो ये मतलब एक ही पैटर्न है ना, दिस इज ए पैटर्न। तो इसको बोलेंगे कि ये ए चल रहा है। ये 3D में भी ऐसा रहेगा। सिर्फ क्या होगा कि और लेयर उसके ऊपर जो जाएगी, मतलब एक लेयर नीचे है, एक ऊपर लेयर 2 आएगी, एक ऊपर लेयर 3 आएगी, इस तरह से जुड़ता जाएगा और ये बनेगा आपका बॉक्स में। तो यहाँ पे डायग्राम नहीं है। अच्छा भाई इसमें क्या क्या, आप इसको देखो थोड़ा सा, जब ये 3D बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये देखो भाई एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे ना। तो अगर ये ए टाइप है तो ये बी टाइप, ये ए टाइप, अंडरस्टैंड। तो ये ए टाइप बी टाइप, अंडरस्टैंड। तो एक तो पैटर्न बनता है ए बी पैटर्न, एक बनता है ए बी पैटर्न। इसको बोलते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर पैटर्न क्या बनता है? अगर पैटर्न बनता है ए बी सी, ठीक है, ये बनता है, इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। दोनों का जो पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 74। फर्क क्या है? पार्टिकल अरेंजमेंट। देखो भाई क्या होता है, अगर मैं ABC का बताऊं तो ABC में क्या है, BCC में क्या है, तो ये आपको बताया जाए तो भाई सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, दिस इज 74%, दिस इज नॉट 740, दिस इज 74%। तो दोनों में जो है, जिसे मैंने कहा था कि दोनों में क्या होता है कि देयर इज 74% ऑफ द परसेंटेज। बट एक फर्क है यहाँ पे बहुत ज्यादा कि अगर बात करें क्वेश्चन नंबर की, तो रिमेंबर कि क्वेश्चन नंबर जो है वो
HCP का हो या CCP का हो, दोनों का कितना आता है 12, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आती है 74। बट व्हेन वी टेक BCC, तो BCC में क्वेश्चन नंबर कितना आता है भाई 8 आता है। और ये 8 क्यों आता है, जब क्रिस्टल की बात करता है तब 8 आता है हमारे पास। सो हमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि एफिशिएंसी कहाँ पे ज्यादा होती है 74 FCC में, BCC में 68% और इसमें 52.4%। तो ये एफिशिएंसी का ऑर्डर भी हमारे Excuse me, पास है। sir. यस So ये last point लिखा है all noble gases have CCP structure except helium. Helium का क्यों नहीं? हीलियम का भाई अब इसका तो नहीं बता सकते हीलियम का क्यों नहीं है, बट आपको ये आखिरी एक्सेप्शंस आई है। तो सबका जो मतलब कि बेसिकली हीलियम का जो नोबल स्ट्रक्चर है ना वो बनता नहीं है, क्रिस्टाइन स्ट्रक्चर बनता नहीं है। हीलियम इज अ परमानेंट गैस, हीलियम इज अ परमानेंट गैस। हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के परमानेंट गैस, दे कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड और लिक्विड, अंडरस्टैंड, दे आर कॉल्ड परमानेंट गैस। ठीक है, ये इतना बता सकता हूँ मैं। तो अगर ये सॉलिड ही नहीं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहाँ से बनेगा फिर, ठीक है, ये बता सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे। अच्छा देखो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो आपको याद रखना है कि एक अरेंजमेंट है ABAC और दूसरा है ABAC। अब देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये डायग्राम थोड़ा देख लेना। ये आपका पैकिंग है क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग चल रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि डिप्रेशन में डालेंगे अपने पार्टिकल्स, तो अगर इनको भी मैं राइट से दिखाऊं तो उसको ईजी होगा। ये फिर डिप्रेशन अगेन, ये होगी भाई आपकी एक लेयरिंग, ठीक है। ये आपकी दूसरी लेयरिंग ऊपर से, ये दूसरी लेयरिंग ऐसे, मतलब कॉइन रख सकते हो, यहाँ पे नहीं बनेगा प्रॉपर। तो चलो मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आपकी मान लो अगर एक लेयरिंग ऐसे चल रही ना 1 2 3 ये डिप्रेशन, तो दूसरी लेयर कैसे बनेगी, यहाँ से देखो 1 2 3, ठीक है, लेयर के ऊपर लेयर, दिस इज लेयर 1, ये लेयर 2। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपने पहली लेयर देखी ना, द फर्स्ट लेयर, तो अगर आप फर्स्ट लेयर को देखो तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरह से पार्टिकल अरेंज हुए। अब यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं वाइड, वाइड मतलब हॉलो स्पेस। ये वाइड क्या कर रहा है, ये वाइड हमारे पास बेसिकली 4 पार्टिकल को अरेंज कर रहा है, 1 2 3 और चौथा ऊपर से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली कितने का कर रहा है, 4 को कर रहा है, 1 2 3 और चौथा ऊपर से, मतलब ये जो वाइड है इट इज कवर्ड बाय द, इट इज नेटेड बाय, यस। सही फिर से समझा दो टेट्रा देखो ना हाइड्रल वॉइड। आपने क्या किया, तीन पार्टिकल नीचे लिए, यहाँ पे एक वाइड था, सेकेंड लेयर आपने अडॉप्ट की, ये सेकेंड लेयर आ गई, वॉइड मतलब ऊपर से सेकेंड लेयर, ये लेयर 1, वॉइड ये सेकेंड लेयर, ठीक है। लेयर 1 आपने क्या करे, 3 नीचे बांटे रखे, आपने देखा ना बॉल्स रखे, 3 नीचे बॉल रखे, चौथा बॉल कहाँ डाला, चौथा बॉल डाला उन 3 के ऊपर, बीच में जहाँ पे होल था। तो अब देखो वो होल है उसके साथ कितने बॉल टच है, उसके साथ है 4 बॉल टच, तो उस होल को बोलेंगे वाइड, उस होल को बोलेंगे वाइड। एंड दैट वाइड कनेक्ट हाउ मेनी बॉल्स, 3 ग्राउंड पे, एक ऊपर जो डाला है वो 4, मतलब ऐसे होगा ना, आप सीधा देखो उसको, जैसे आप ऊपर से देखो उसको, तो ऊपर से क्या होगा 3 बाल नीचे, उसके ऊपर एक होल जो बचा था उसमें चौथा बाल, और वो 4 बाल किसको कर रहे हैं, एक होल्ड को टच कर रहे हैं। तो ये होगी भाई कौन सी आपकी टेट्राहेड्रल वाइड। इसी तरह से अगर मान लो ये 3 बाल्स हमारे पास है और 3 और प्लेस करते हैं, इस तरह से प्लेस करते हैं, 1 2 3। अब ये जो यहाँ पे होल बनेगा, तो दिस इज कनेक्टिंग हाउ मेनी, 1 2 3 6 और 1 2 3, टोटल 6। दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड, वाइड कनेक्टिंग 6 वी कैन से होल्स, और वी कैन से। तो ये आपका भी देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड है, ठीक है। ये इसी तरह कहा मैंने कि 3 बॉल ऊपर और एक नीचे लेयर, इसको टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं, शेप्स इस तरह से आती हैं। और ये आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड है, इस तरह से ड्रा किया मैंने। तो इतना बता दूं कि भाई ये आपके टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड से, तो वाइड मतलब कि हाउ मेनी spheres surrounding a regular wide. So if it is surrounding by 4 sphere, it is called tetrahedral. If it's surrounding by the 6, it is called octahedral. So this is the wide or lattice concept. And remember कि अगर मान लो हेक्सागोनल, ये थोड़ा बता दूं आपको मैं, अगर मान लो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में n वाइड्स है, कितने n वाइड्स है, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितने होंगे, n ही होंगे। बट उसमें टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे, दैट इज ट्वाइस ऑफ n, अंडरस्टैंड। ये अगर किसी क्रिस्टल में
अगर किसी क्रिस्टल में n वाइड है तो उसमें ऑक्टेट्रावाइड कितने होंगे? n ही होंगे। और उसमें टेट्रावाइड कितने होंगे? दैट इज ट्वाइस ऑफ n, tetrahedral wide. Understand? So this is the case, and the value is also being double. सर ये फिर So से for रिपीट wide, करा दे। अगर कोई क्रिस्टल है, if there is crystal, उसमें अगर n वाइड हैं, n होल्स हैं, तो उसमें ऑक्टेड्रल होल्ड कितने होंगे? वो भी n होंगे। उसमें टेट्राहेड्रल होल्ड कितने होंगे? दैट इज ट्वाइस ऑफ n। ठीक है, तो ये आपको याद रखना यहाँ पे। और रेडियस भी आपका इसी तरह से रहता है। ठीक है, तो अभी मैं इस रेडियस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये थे आपके वाइड और ये थे आपकी शेप्स। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और पैटर्न, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि अब देखो भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हेक्सागन बनाई। ये रही भाई आपकी हेक्सागन, इसको मैंने अरेंज किया पार्टिकल्स को। एक हेक्सागन यहाँ पे और बनाई मैंने। फिलहाल ये हेक्सागन आपकी बराबर बननी चाहिए, बट चलो जो ऊपर था जैसे वैसे नीचे बनना चाहिए था। और ये रहा आपका भाई एक बीच में होल। बता सकते हैं कौन सा होल है ये, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल? दिस इज टेट्राहेड्रल। नाउ जॉइन, अब जॉइन करते हैं भाई। देखो ये जॉइन मतलब ये भी होना चाहिए था जॉइन, इधर ये भी जॉइन करो, इनको भी जॉइन करो, इनको भी जॉइन करो। ठीक है, मान लो ये पैटर्न ए, ये बी, ये ए पैटर्न। क्या रिपीट करा भाई, ए बी बन रहा है। तो ये हो गई भाई आपकी HCP पैकिंग। अब व्हाट इज CCP पैकिंग? तो ये आपका रहा भाई एक हेक्सागोनल। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन किया। ये रहा आपका एक और वाइड, ये रहा आपका दूसरा वाइड। नो टेल मी व्हाट दिस वाइड इज, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल। इट इज ऑक्टाहेड्रल। और ये रहा भाई पैटर्न हेक्सागोनल का, इसको भी ज्वाइन करो। सो व्हेन यू ज्वाइन बेसिकली दिस, नाउ ज्वाइन, तो हम सबको ज्वाइन करते हैं। ये लाइनें ज्वाइन हो गई, ये लाइनें आपकी ज्वाइन होगी, मतलब बाहर वाली बाहर से, ऐसे अंदर वाली अंदर से। सो व्हाट इज पैटर्न? ये ए टाइप, ये भी आपका बी टाइप, ये आपका सी टाइप, ये आपका ए टाइप। अब समझे ए बी सी क्या है, ए बी क्या है? तो ए बी सी पैटर्न में आपका जब ए बी पैटर्न वहां पे अप्लाई करेंगे टेट्राहेड्रल, और ए सी में क्या आएगा आपका, थोड़ा सा वहां पे चेंज आएगा, दैट बिकम योर व्हाट वी कैन से ऑक्टाहेड्रल। तो बेसिकली वाइड, अगर यहाँ पे ये वाइड है तो कितने पार्टिकल, 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल 12। और वैसे पीछे भी थे, वाइड एक था वहां पे, टेट्राहेड्रल था। तो दोनों में क्या आएगा, जो दोनों का जो आपका पैटर्न है, दैट मींस जो दोनों का आपका ऑक्टाहेड्रल नंबर है, सॉरी क्वाड्रेटिक नंबर, दैट इज 12। ओके, सो दिस मेक्स द टोटल क्वाड्रेटिक नंबर ऑफ बोथ इज इक्वल टू 12। यहाँ पे आपका HCP है, ठीक है, नॉट HOP, इट इज HCP। और यहाँ पे आपका 74% है। अब समझ आया भी AB पैटर्न क्या होता है और AC क्या पैटर्न होता है। तो ये आपके डायग्राम्स हैं। सो दिस इज द क्लोज पैकिंग इन केस ऑफ द क्रिस्टल्स। नाउ वाइड भी हमारे पास क्लियर हो गए। और ये बता दूं, द रेडियस ऑफ द वाइड, रिमेंबर द रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 0.225 एंड ऑक्टाहेड्रल इज 0.414। अंडरस्टैंड? सो ये इनके वाइड्स के रेडियस हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम आगे करेंगे। तो देखो भाई ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेडियस रेशियो रूल कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी इसको करेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा देख लेना कि चलो इसको कुछ मत देखना यहाँ पे। सो नेक्स्ट टुमारो वी हैव अ क्लास एंड वी विल अगेन गो फॉर नंबर ऑफ टॉपिक्स हियर। तो ये सारा पढ़ेंगे, जो भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट है यहाँ पे, क्रिस्टल शॉर्ट डिफेक्ट है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट है, ये जो भी डिफेक्ट है वो सारे हो जाएंगे। तो आई होप आई हैव टू एंड द सेशन राइट नाउ, एंड दिस इज अ वेरी important topic, so please go through that. इस बार क्वेश्चन भी आए, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए इस बार एग्जाम में भी। सो एनी डाउट, कुछ डाउट है तो बता दो भाई, नहीं तो आई हैव टू एंड द सेशन। तो चलो भाई एंड करते हैं। ओके ओके।